नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 सितंबर और 9 सितंबर से आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, जो कि दोस्तों आपका सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो गया है। कहें तो 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और आपका थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तीनों शिफ्टों का मैंने पार्टिकुलर भी एनालिसिस वीडियो है आपको प्रोवाइड कराया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि ऑल शिफ्ट का भी जो एनालिसिस है वो लाया जाए। तो ये दोस्तों आपका आ गया है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग ऑल शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है, आज के इन दिनों में उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखेंगे, जो कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाते हैं आपके अगले शिफ्ट में। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न आपका है कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है जो कि कब हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो इसका शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को है, जो कि हुआ था। इस परियोजना का उद्देश्य बाघों की घटती संख्या को रोकना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना था। इसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहें तो शॉर्ट फॉर्म में बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में होता है। यह भारत में क्रिकेट के सभी प्रमुख टूर्नामेंटों और मैचों का आयोजन है, जो कि कराता है। दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है और इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। उन्होंने 18 अक्टूबर 2022 को यह पद है जो कि संभाला था। साथ में सचिव भी पूछा जाता है, तो सचिव भी याद रखिएगा। ठीक है, सचिव की बात करते हैं तो जैसा वर्तमान में आपके बीसीसीआई के आपके संयुक्त सचिव है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा है, जो कि किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग ने महादेव गोविंद रनाडे, इसके अलावा आपका आरजी भंडाकर के साथ मिलकर है, जो कि किया था 31 मार्च 1867 को। इसके अलावा ब्रह्म समाज की जब हम लोग बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का स्थापना आपका 1828 में होता है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था, एकेश्वरवाद को बढ़ाना था। इसके अलावा आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा होता है। यह समाज वेदों की महत्ता को पुनः स्थापित करने, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव के विरोध करने के लिए जाना जाता है। अगला है आपका सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की बात करते हैं तो 1873 में इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों का रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गोल्फ कहाँ पर स्थित है, गोल्फ क्लब कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो भारत का पहला जो गोल्फ क्लब है वो दोस्तों आपका कलकत्ता में स्थित है, तो इसका राइट आंसर कलकत्ता होगा। और भारत का पहला गोल्फ क्लब रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है, जिसकी स्थापना 1829 में हुआ था। ये क्लब कोलकाता में स्थित है। इसे ग्रेट ब्रिटेन के बाहर स्थापित पहला गोल्फ क्लब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व मोहन भट्ट को 1994 में डैश से सम्मानित किया गया था। तो विश्व मोहन भट्ट को डैश 1994 में आपका ग्रैमी अवार्ड है जो कि दिया गया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, जिन्हें उनके अनूठे वाद्य यंत्र मोहन बीना के लिए जाना जाता है। मोहन बीना के आविष्कारक भी नहीं जाना जाता है, और 1994 में उन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो उनके और अमेरिकी गिटार वादक राय कूडर के एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए था। साथ में इनको पद्म भूषण भी दिया गया 2002 में भारत सरकार के द्वारा। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया 1998 में। नेक्स्ट आपका है उपजाऊ मिट्टी के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी किस पठार पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका दक्कन का पठार होगा। उपजाऊ काली मिट्टी, जिसे कि हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, दक्कन पठार पर यह पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए विशेष रूप से आपका उपयुक्त है और इसे जल धारण करने की उच्च क्षमता होती है। इसके अलावा दक्कन की पठार की बात करते हैं तो भारत के दक्षिणी और मध्य भाग में स्थित है, और यह एक विशाल त्रिकोणीय क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार का त्रिकोणीय क्षेत्र आपका है दक्कन का पठार है। इसके अलावा यह पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से ज्वालामुखी चट्टानों के विघटन से बनी है। नेक्स्ट आपका है दोआब कौन से दो नदियों के बीच में है। तो दोआब की बात करते हैं तो गंगा और यमुना के बीच स्थित है। आपका दोआब इन्हीं के क्षेत्रों के बीच स्थित है।
यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट आपका है विद्युत विद्युत प्रवाह दर क्या होती है। तो विद्युत प्रवाह दर की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। विद्युत प्रवाह दर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पारंपरिक रूप से धनात्मक यानी पॉजिटिव से ऋणात्मक यानी नेगेटिव दिशा में मानी जाती है। विद्युत प्रवाह को एम्पियर में मापा जाता है। संक्षेप में हम ए से लिखते हैं और इसे मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जीएसटी के लिए जो कमेटी आपका बना उसका नाम क्या था। तो जीएसटी के लिए जो कमेटी आपका बना था उसका नाम था विजय केलकर समिति। ठीक है, जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर के लिए जो कमेटी बनी उसे विजय केलकर समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन 2003 में किया गया था जिसका उद्देश्य भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिश करना था। जीएसटी भी आपका एक अप्रत्यक्ष कर ही है जिसको 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा है जो कि शुरू किया गया था और यह भारत की सबसे बड़ी कर सुधारों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट आपका है टेबल टेनिस गेंद का वजन कितना होता है। टेबल टेनिस गेंद के वजन की बात करते हैं तो 2.5 से लेकर 2.7 ग्राम तक का होता है। ठीक है, इसके बीच का ही होता है, ये आपको ऑप्शन में दिया गया था। यहाँ प्रमुख खेलों के गेंदों को वजन को हम लोग देखें तो क्रिकेट में जो गेंद होता है उसका वजन 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम के बीच होता है। फुटबॉल के गेंद का वजन 410 ग्राम से 450 ग्राम के बीच होता है। बास्केटबॉल गेंद का वजन 567 ग्राम से 650 ग्राम के बीच। टेनिस का जो गेंद का वजन होता है 56 ग्राम से आपका 59.4 ग्राम पीच। हॉकी का गेंद का वजन 156 से 163। गोल्फ की गेंद का वजन आपका 45.93 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है। तो भारत का पहला हाई कोर्ट है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत का पहला हाई कोर्ट आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसका स्थापना 1862 में किया गया था। यह पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र रखता है। वर्तमान में आपका 25 हाई कोर्ट है। इनमें से 6 हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं। जैसा कि बम्बे हाई कोर्ट है, ये आपका महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव पर अधिकार क्षेत्र रखता है। कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार रखता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट आपका असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र रखता है। यानी कि इतने नागालैंड में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में जो भी आपके केस आएंगे वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुना जाएगा। केरल हाई कोर्ट में केरल और लक्षद्वीप। पंजाब हाई कोर्ट में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। जम्मू हाई कोर्ट में जम्मू और कश्मीर। लद्दाख हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख पर अधिकार क्षेत्र रखता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर आर्टिकल 125 होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में दिया गया है। इस अनुच्छेद के तहत न्यायाधीश के वेतन भत्ते और अन्य लाभ को संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला है महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर उद्घाटन किया गया था। तो इसका उद्घाटन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में किया गया है। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में किया गया था। यह विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जिसे लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया था। हर साल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। 2022 में यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है जो उनके राष्ट्र और समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार समारोह मुंबई में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यदेव की पूजा किस त्यौहार के दौरान की जाती है। तो सूर्यदेव की पूजा की बात करेंगे तो छठ पूजा में किया जाता है। सूर्य की पूजा मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा 4 दिनों का त्यौहार है जिसमें व्रती उपवास करने वाले कमर तक जल में खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। नेक्स्ट, लू किस दिशा में बहता है। तो ये आपका पश्चिम से पूर्व में बहता है। लू उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में चलने वाली तेज उष्ण हवाओं को कहा जाता है। यह हवाएं मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में चलती है। उत्तर पूर्वी तथा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अगला है गोविंद नृत्यालय की स्थापना किसने किया था। तो गुरु विपिन सिंह इसका राइट आंसर होगा। गोविंद नृत्यालय की स्थापना गुरु विपिन सिंह ने किया था। उन्होंने मणिपुरी नृत्य शैली में कई छात्रों को प्रशिक्षित किया और इस कला को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में इस नृत्यालय की स्थापना की। अगला है कि भारत में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश जिसे कि भारत का दिल कहा जाता है, यह देश का केंद्र में स्थित है। यह राज्य न केवल दालों के उत्पादन में अग्रणी है बल्कि गेहूं, सोयाबीन और चना जैसी फसलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है कि 2021 में
2021 में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल था? तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। 2021 टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नरेंद्र मोदी आपका शामिल थे। नेक्स्ट आपका है पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के पहले विजेता कौन है? तो भारत इसका राइट आंसर होगा। 2011 में ये शुरुआत हुआ था, विजेता भारत था, उपविजेता पाकिस्तान था। अभी हाल ही में 2023 की बात करेंगे तो ये विजेता आपका भारत बना है, उपविजेता मलेशिया बना है। साथ में अगर 12, 13, 16, 18, 21 का भी देखना चाहते हैं तो पीडीएफ आपके पास है, टेलीग्राम पे चैनल पे भेजा गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गगन नारंग ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो गगन नारंग की बात करेंगे तो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। 2012 का लंदन ओलंपिक था, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। गगन नारंग प्रसिद्ध निशानेबाज हैं और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जैसा कि ओलंपिक 2012 में। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 6, 10, 16 में, एशियाई खेल 6, 10 में, विश्व चैंपियनशिप यानी कि 2010 में जो आपका म्यूनिख में आयोजित हुआ था उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया था। इसके अलावा और जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है अगर उसको देखें तो एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2001 में आपका लता मंगेशकर को कौन सा अवार्ड दिया गया था? ठीक है, तो 2001 की बात करते हैं तो 2001 में आपका लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। किसके साथ? तो बिस्मिल्लाह खां के साथ। ठीक है, सनाई वादक जो हैं आपकी बिस्मिल्लाह खां, उन्हीं के साथ इनको भी भारत रत्न का अवार्ड है जो कि दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका, वो पूछा गया कि आपका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की जब हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है वो दोस्तों आपके वर्तमान में M.K. स्टालिन है। उन्होंने 7 मई 2021 को मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। ठीक है, अब हम लोग अगस्त 2024 तक के मुख्यमंत्रियों का अपडेट देख लेते हैं एक बार, ताकि अगर नेक्स्ट में अगर आपका यहाँ से प्रश्न आए तो संभवतः है आप इसको गलत ना करें। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई हैं, गोवा के प्रमोद सावंत हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, कर्नाटक के सिद्धारमैया हैं, केरल के पिनरई विजयन हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं, मणिपुर के N. बीरेन सिंह हैं, मेघालय के कोनराड संगमा है, मिजोरम का मुख्यमंत्री लाल धूमा हैं, इसके अलावा नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं, राजस्थान के भजन लाल शर्मा हैं, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है, PS गोयले के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तमिलनाडु के M.K. स्टालिन है, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी है, त्रिपुरा के मनीष शाह हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपके ममता बनर्जी है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन कितना था? ठीक है, तो चंद्रयान 3 जो आपका लॉन्च हुआ था उसमें विक्रम नाम का लैंडर भी गया था, उसका जो वजन था आपका 1752 ग्राम था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स को देखें तो लॉन्चिंग डेट आपका 14 जुलाई 2023 था। इसके अलावा लैंडिंग की बात करते हैं लैंडिंग का, तो विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। विक्रम लैंडर का वजन 1752 ग्राम था। इसमें प्रज्ञान रोवर भी शामिल था। प्रज्ञान रोवर की बात करते हैं तो उसका वजन 27 किलोग्राम था, जो चंद्रमा की सतह पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। उद्देश्य की बात करते हैं चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सटीक लैंडिंग करना, वहाँ वैज्ञानिक प्रयोग करना था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1900 के आसपास बिहार में आपका किसान आंदोलनों का जो नेतृत्व है वो दोस्तों आपका किसने किया था? ठीक है, तो 1900 के आसपास की बात करते हैं तो आपका प्रमुख किसान जो आंदोलन हुए उसका जो नेतृत्व करता था वो थे आपके स्वामी सदानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी सदानंद सरस्वती। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे। ठीक है, हम लोग जब रात को ऑल शिफ्ट का वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग में भी लाइव आए
तो उसमें हम लोग सारे फैक्ट्स को देखते चलेंगे। आपके वर्तमान में जो भी मंत्रालय से संबंधित मंत्री हैं उसको भी देखेंगे। अभी कहें तो थोड़ा मेरा जो तबीयत है वो दोस्तों आपका नासाज है, यानी कि सही नहीं है, फिर भी एनालिसिस लाना मेरा काम था, क्योंकि आज आप लोग का फर्स्ट डे था। अगर नहीं लाते तो आप लोग बोलते हैं कि कहाँ चले गए। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। नील दर्पण पुस्तक की बात करते हैं तो इसके लेखक है दीनबंधु मित्र। ठीक है, नील दर्पण एक आपका बंगाली नाटक है जो कि 1858-59 में दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा बंगाल में फरवरी मार्च में आपका 1859 में नील विद्रोह या इंडिगो विद्रोह के लिए नाटक आवश्यक था, जब किसान ने ब्रिटिश राज के तहत शोषणकारी खेती के विरोध में अपने खेतों में इंडिगो बोने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में दीनबंधु मित्र की बात करें तो बंगाली नाटककार हैं, जन्म 1829 में होता है। मूल नाम आपका गंधर्व नारायण था, लेकिन बाद में इसे बदलकर दीनबंधु मित्र है जो कि इन्होंने कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करते हैं तो इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो इसका जो राजवंश था वो था आपका पल्लव। ठीक है, ये आपका पल्लव राजवंश का था। पुल्लुर का लड़ाई हुआ था जिसमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच पुल्लुर या पेलीलुर शहर में लगभग 618-29 में लड़ी गया था और इसे पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध अगर आपसे पूछे तो चालुक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए किसको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। तो टाइम मैगजीन की बात करते हैं तो 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था एलन मस्क को। तो इसका राइट आंसर आपका एलन मस्क होगा। ठीक है, तो टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। एलन मस्क की बात करते हैं तो टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं और उन्होंने ये सम्मान उनकी तकनीकी और व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तवा नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो तवा नदी की बात करते हैं तो जो तवा नदी है वो दोस्तों आपका नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करते हैं तो मध्य भारत ये आपका निकलती कहाँ है से तो सतपुरा श्रेणी से निकलता है और पश्चिम की ओर बहते हुए होशंगाबाद जिले में नर्मदा में मिल जाती है। और नर्मदा नदी की और एक खास बात की बात करें तो सब नदी आपका पूरब की ओर बहता है, लेकिन ये नदी आपका पश्चिम की ओर बहता है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, दोनों ये नदियाँ, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स वो पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। यहाँ पर अगर आपका सर्वोच्च न्यायालय ना भी होगा तो हो सकता है आपका यहाँ पर उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय कहें तो आपका हाई कोर्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपका हाई कोर्ट होगा तो उच्च न्यायालय होगा तो इसका राइट आंसर 226 होगा। अगर आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा तो इसका राइट आंसर 32 होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी लोड लेने का जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत आपका रिट जारी करता है, वहीं पर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। 5 प्रकार के रिट हैं। बंदे प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। ठीक है, ये 5 प्रकार का रिट है जो कि जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय और कौन, उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया सुदर्शन झील के बारे में पूछा गया था। मे भी हो सकता है आपसे ये पूछा गया हो कि सुदर्शन झील आपका कहाँ स्थित है या सुदर्शन झील की मरम्मत से संबंधित कौन है। ठीक है, तो सुदर्शन झील की बात करते हैं तो पहली बात ये स्थित कहाँ पर है तो गुजरात के गिरनार में स्थित है। इसका निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काल में हुआ था। झील का निर्माण खेतों में सिंचाई आदि की सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन एक आपका रुद्रदामन था जिन्होंने इसका मरम्मत है जो कि आपका करवाया था, कहें तो जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, यह आपका मरम्मत 150 ईस्वी के आसपास इसने कराया था। ठीक है, तो ये आपसे शायद यही पूछा गया होगा कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था, तो रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। रुद्रदामन प्रथम की जब हम लोग बात करते हैं तो रुद्रदामन जो प्रथम है वो दोस्तों आपका शक राजवंश से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए ये कौन से राजवंश से संबंधित है तो शक राजवंश से संबंधित है। इसके अलावा इसने 130 से लेकर 150 ईस्वी तक के काल में शासन किया था
उसका क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर शासन करता है। रुद्रदामन ने शोधन झील की मरम्मत कराई थी, जो एक महत्वपूर्ण जलाशय था। रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में शिलालेख भी लिखवाए थे, जो कि उस समय की एक उपलब्धि भी थी, और साथ में सातवाहनों के साथ युद्ध किया था और उन्हें पराजित भी किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली की बात करते हैं तो ये बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है। ये दोनों गांव आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हो सकता है शायद आपके ऑप्शन में मेरठ दिया गया हो। ठीक है, तो वो भी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें बरसाना और नंदगांव हैं जहाँ पर लठमार होली है जो कि मनाया जाता है, और ये दोनों गांव आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। लठमार होली हिंदू त्यौहार होली में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। इसके अलावा इस त्यौहार के दौरान ब्रज मंडल के होली गीत शुद्ध ब्रज भाषा में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हुआ है कि आपका 1930 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित हुआ था चट्टगांव शस्त्रागार छापामारी। ठीक है, यानी कि चिटगांव आर्मरी रेड के नेता या नेतृत्वकर्ता कौन था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका सूर्य सेन होगा। ठीक है, चट्टगांव शस्त्रागार छापामारी की बात करते हैं तो 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। इस छापामारी का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के शस्त्रागार पर कब्जा करना और रेलवे और संचार व्यवस्था को बाधित करना था, ताकि ब्रिटिश शासन को कमजोर किया जा सके। इसके अलावा इसके नेतृत्वकर्ता में सूरसेन थे, जिन्हें कि मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, और इस छापामारी के प्रमुख नेता थे। इसके अलावा अन्य प्रमुख क्रांतिकारी भी थे, जैसे कि गणेश घोष, लोकीनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, प्रीतिलता वडेडार, कल्पना दत्त और भी अन्य क्रांतिकारी इस अभियान में शामिल थे। ठीक है, इसके बाद इस छापामारी के खिलाफ भी इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और 1933 में ये गिरफ्तार कर लिए गए और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दिया गया था सूरसेन को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किस जगह से किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका देवगिरी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण की शुरुआत देवगिरी, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है, वहाँ से किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1294 में आपका बैठने से पहले ही आपका 1294 में देवगिरी पर पहला सफल आक्रमण करता है। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने दक्षिण भारत के अन्य राज्यों पर भी आक्रमण किया था और अपने अधीन किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो 1296 में शासक बना था और 1316 तक ये शासन रहा था। 1316 में ये आपका इनका मृत्यु हो जाता है। उसका असली नाम गुशाब था और ये खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। उसने अपने पहले सुल्तान यानी कि चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता हासिल की थी। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 257 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 257 की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। यह अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है और इसमें निम्नलिखित बिंदुआ शामिल हैं, जैसा कि संघ और राज्यों की कार्यों का समन्वय करता है, संघ के निर्देशों का पालन करता और संघीय कानून का कार्यान्वयन भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना भारतीय नर्तक कोरियोग्राफर पंडित बिरजू महाराज ने किया था। यह नृत्यालय कथक नृत्य शैली के प्रशिक्षण और प्रसार के लिए समर्पित है और पंडित बिरजू महाराज ने संस्थान के माध्यम से कई प्रतिभाशाली नर्तकों को प्रशिक्षित किया और कथक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसे उप उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है, गर्मियों के महीने के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में लगभग डैश से अधिक में बहती है। तो इसका राइट आंसर 14 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर इसका राइट आंसर है। एक पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसे उप उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है, गर्मियों के महीने के दौरान लगभग 14 डिग्री नॉर्थ से अधिक प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। ठीक है, इसके अलावा गर्मियों में उप उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम सूर्य की तरह गति के साथ हिमालय की उत्तर की ओर बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया IUPAC नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका आपका IUPAC नेम पूछा गया था 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल, इसका राइट आंसर है। तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल की संरचना की बात करेंगे तो हम इसको PDF में लगा देंगे। ठीक है, जब आपको ये टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम पूछा गया था तो 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पीलिया जो है शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका लीवर होगा। पीलिया जिसे कि जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है,
एक ट्रस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन का स्तर जो कि ऊंचा हो जाता है, उसके कारण त्वचा और आँख का सफ़ेद रंग पीला या हरा रंग का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। यह बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। 2023 में कुल 5 टीमें थी: मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यूपी वॉरियर और गुजरात जायंट्स। इसके अलावा उद्घाटन मैच पहला जो मैच था मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार शायद आपसे पुरुष श्रम बल भागीदारी दर पूछा गया था। तो पुरुष श्रम बल भागीदारी दर पूछा गया होगा तो 53.26% होगा। अगर आपसे महिला का पूछा गया होगा तो 25.51% इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था पता तो नहीं चल पाया है, फिर भी हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हरित क्रांति का। तो भारत में 1960 के दशक में शुरू हुआ था, कृषि सुधार पहल था। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख व्यक्ति की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन और विश्व स्तर पर नॉर्मन ब्लॉग हैं। इसमें मुख्य फसल की बात करें तो गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्में HYB यानी कि हाई यील्ड वैरायटी का उपयोग किया गया था, जिससे इन फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 360 से पूछा गया था कि अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो ये आपका वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से का वित्तीय अस्थायित्व खतरे में है तो वो वित्तीय आपातकाल का घोषणा कर सकता है। हालांकि एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल है जो कि आपका लगा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि अनुच्छेद 77 है जो कि किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 77 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 77 आपका भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 78 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 77 ही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अकबर का वित्त मंत्री कौन था, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था राजा टोडरमल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल की बात करते हैं तो अकबर का जो नवरत्न था उनमें से एक था, और जो मुगल समाज था उसका जो राजस्व प्रणाली था उसको सुधारने में यही टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि निभाया था। ठीक है, अकबर का जैसा कि नौ रत्नों में 9 प्रमुख व्यक्ति शामिल था, उनकी सूची भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। बीरबल था एक, अकबर का दरबार का प्रमुख कवि था, विदूषक था। तानसेन था, महान संगीतकार था, गायक था। अबुल फजल था जो कि अकबरनामा पुस्तक इसने लिखा है, आईने अकबरी का भी लेखक यही है। फैजी था, प्रसिद्ध कवि था, अबुल फजल का भाई था। राजा टोडरमल था, वित्त मंत्री था, राजस्व प्रणाली का सुधारक था। राजा मानसिंह था, प्रमुख सेनापति था। अब्दुल रहीम खान खाने था जो कि कवि था, सेनापति था। मुल्ला दो प्याजा था जो कि विदूषक था और सलाहकार था। और फकीर अजियुद्दीन था जो कि धार्मिक सलाहकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनके पास डैश है उन्हें सीमांत कार्यकर्ता कहा जाता है। सीमांत कार्यकर्ता की बात करते हैं तो एक जनगणना वर्ष में अगर 183 दिनों से कम का कार्य आपको मिल रहा है तो आप एक सीमांत कार्यकर्ता है। ठीक है, तो श्रमिकों को मुख्य रूप से उनके कार्य के आधार पर मुख्य और सीमांत श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिन श्रमिकों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम किया था उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है। वर्ष के अधिकांश भाग का अर्थ है 6 महीना यानी कि 183 दिन या उससे अधिक। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मुख्य श्रमिक। उससे कम अगर आपको काम मिलता है तो आपको सीमांत कार्यकर्ता कहा जाता है। जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम नहीं किया है, अर्थात जिन्होंने एक वर्ष में 6 महीने से कम या 183 दिनों से कम काम किया था, उन्हें सीमांत कार्यकर्ता कहा जाता है। 2001 में कुल लोगों के मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत 30.2 था। 11 का डेटा तो अभी मेरे पास नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसका चित्र पहचानने को आया था, तो यही दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया का आपका यहाँ पर चित्र है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आउटर कंपार्टमेंट है, ये दोस्तों आपका मैट्रिक्स है, ये दोस्तों आपका इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये दोस्तों आपका क्रिस्टल है। ठीक है, तो यही आपका ओवरऑल आपका माइटोकॉन्ड्रिया का पिक पहचानने को ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने शिल्पाधिकारम की रचना की थी? शिल्पाधिकारम की बात करती हैं तो इसकी रचना है इलिंगो अदिगल के द्वारा किया गया था। तो इलिंगो अदिगल इसका राइट आंसर था, जो कि एक राजकुमार था। एक तमिल साहित्यिक कृति है जिसमें एक कविता है। यह कविता कोवलन नाम के व्यक्ति और उसकी पत्नी कनगी की प्रेम कहानी के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत
BFCMFI के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मालेगांव समिति। ठीक है, मालेगांव समिति की बात करते हैं तो 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा मालेगांव समिति की नियुक्ति है जो कि किया गया था भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की समीक्षा करने, इसकी वृद्धि और विकास के लिए सिफारिश प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा। इसके अलावा भारत में और सभी राज्यों के बारे में हम लोग देखें, उसके प्रमुख त्योहारों के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में जहाँ से आपके सवाल बनते हैं तो उगादी को याद रखिएगा, इसके अलावा ब्रह्मोत्सव को याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में रे बोड़ीबुट्टी मयूकू को याद रखिएगा। असम में बिहू को, अम्बुबाची मेला लगता कहाँ पर है इसको भी याद रखना है। असम में गुवाहाटी नाम क्या जगह है, वहाँ पर कामाख्या मंदिर है, उसी मंदिर में ये मेला है अम्बुबाची का जो लगता है। बिहार से छठ पूजा को याद रखना है, श्यामा चकेवा को याद रखना है। छत्तीसगढ़ से बस्तर दशहरा को, हरेली को, पोला को याद रखना है। गोवा से कार्निवल, सिग्मो, सनबर्न फेस्टिवल को याद रखना है। इसके अलावा आपका गुजरात से नवरात्रि को, उत्तरायण को और रथ यात्रा को, हरियाणा से बैसाखी तीज को, हिमाचल प्रदेश से लोहड़ी, दशहरा, मिंजर मेला, जम्मू कश्मीर से आपको हेमिस मेला को याद रखना है, लद्दाख फेस्टिवल को याद रखना है, झारखंड से करम, सरहुल, मागी, कर्नाटक से मैसूर दशहरा, उगादी, करगा, केरल से ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम को याद रखना है, मध्य प्रदेश से खजुराहो डांस फेस्टिवल, लोकरंग फेस्टिवल को याद रखना है, महाराष्ट्र से आपको गुड़ी पड़वा को याद रखना है, गणेश चतुर्थी को याद रखना है, गणेश चतुर्थी अभी चल ही रहा है, 7 तारीख को था। मणिपुर से आपको याओशांग फेस्टिवल को, इसके अलावा चेराओबा को, अकुट फेस्टिवल को, मेघालय से नोगक्रेम डांस फेस्टिवल को, वांगला को, मिजोरम से चापचारकूट, मिमकूट, नागालैंड से हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोस्सू को, उड़ीसा से नुआखाई, रथ यात्रा, पंजाब से लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व, राजस्थान से तीज को, गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर मेला भी राजस्थान में ही लगता है, सिक्किम से लोसार को, सागा दावा को, तमिलनाडु से पोंगल को, इसके अलावा तमिल नववर्ष को। ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना से बोनालू बतकुम्बा को, त्रिपुरा से खर्ची पूजा, गरिया पूजा, उत्तर प्रदेश से कुंभ मेला, रामनवमी, ताज महोत्सव, उत्तराखंड से गंगा दशहरा को, नंदा देवी मेला को, पश्चिम बंगाल से काली पूजा, रथ यात्रा, ये सबको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है, तो भारतीय रेलवे का कुल लंबाई है 67,956 किलोमीटर, यानी कि एक ये ओवर लिखें तो 68,000 किलोमीटर आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे का स्थापना 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है, ये भी बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। और जब मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन आपका चलाया गया था, ठीक है, मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चला था, कुल 34 किलोमीटर के बीच ये आपका ट्रेन चला था। नेक्स्ट है कि नृत्यगानम डांस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो नृत्यगानम जो डांस एकेडमी है ये दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है। ये इस डांस एकेडमी को भारत का पहला आधुनिक गुरुकुल कहा जाता है। बेंगलुरु के पास केसरघट्टा नामक गांव है, वहीं पर स्थित है। ये एकेडमी 1990 में प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक प्रतिमा गोरी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न शैलियों जैसे ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, मोनियट्टम जो कि केरल का है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश या कहें तो उत्तर भारत का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथकली आपका केरल का है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है, उसकी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री आवास योजना से भी देखने को मिला था। ठीक है, आपसे में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसका अनुपात पूछा गया था, इकाई सहायता जो होती है मैदानी क्षेत्रों में उसका लागत केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात पूछा गया था। तो केंद्र सरकार का अनुपात 60 और राज्य सरकार का 40 है। ठीक है, इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए यही लागत आपका 90-10 का हो जाता है। ठीक है, तो 60-40 वाला ही पूछा गया था जो कि आपका राइट आंसर था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया, सहायक संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कि सहायक संधि की शुरुआत किसने किया नहीं किया। ठीक है, तो सहायक संधि की बात करते हैं तो सहायक जो संधि है उसकी शुरुआत है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा है कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है तो 1798 में। ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है 1798 से 85
तक आपका भारत का गवर्नर जनरल रहता है और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था आपका हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, तो हैदराबाद का निज़ाम था, तो उसको भी याद रखना है। तो यही सभी क्वेश्चन आज के आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। पीडीएफ आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा बिकॉज आप लोग को भी मालूम होगा जो कि फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देखे होंगे कि तबीयत मेरा नासाज है। ठीक है, ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए जो तीनों शिफ्ट का जो एनालिसिस है हमने देने का प्रयास किया है जितना हमसे हो सका है। बाकी जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, रात तक 9-10 बजे तक आपको लगभग है कि जो कि मिल जाने की संभावना है। तो आप लोग को बस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा और हो सके तो मेरी सहायता के लिए आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी वगैरह कर रहे हैं और करना चाहते हैं या एमटीएस का कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।